अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 3 का लास्ट लेक्चर कवर कर रहे हैं और इससे पहले जितने भी हम लोग लेक्चर कवर करे हैं, कल वाला लेक्चर और आज वाला जो लेक्चर है, ये शॉर्ट क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन, ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखो, आज तक हम लोगों ने काफ़ी बात करी और कल जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बात की थी दो सॉलिड सरफेसेस के दरमियान में पाई जाने वाली फ्रिक्शन की। हमने देखा कि अगर कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी पे रोल करती है या स्लाइड करती है, यानी कि ऐसा समझ लो कि अगर एक बॉडी किसी सरफेस पे मूव होने की कोशिश करती है तो उनके दरमियान में एक फोर्स होती है जो उनके जो मोशन है उसको अपोज करती है, ठीक है, तो वो फ्रिक्शन कहलाती है। लेकिन कल हम लोगों ने जो बात की थी लास्ट लेक्चर में वो सिर्फ सॉलिड्स के बारे में की थी। आज उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसे हम कवर करने वाले हैं और वो टॉपिक है फ्लूइड फ्रिक्शन का। चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक है फ्लूइड फ्रिक्शन, बाकी सब हम लोग कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब क्या मुराद है फ्लूइड फ्रिक्शन से, ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन से क्या मुराद है, फ्लूइड से क्या मुराद है, पहले ये समझ लो, फिर फ्रिक्शन तो बाद में समझ में आ ही जाएगा। देखो, फ्लूइड जो है ना, बेसिकली वर्ड निकला है फ्लो करने से। फ्लूइड बेसिकली वर्ड निकला कहाँ से? फ्लो करने से। तो वो तमाम के तमाम सब्सटेंसेस जो फ्लो करते हैं उन्हें कहते हैं फ्लूइड। वो तमाम के तमाम सब्सटेंसेस जो फ्लो करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है फ्लूइड। तो अब फ्लो से क्या निकला? फ्लो से आ गया फ्लूइड। फ्लूइड फ्रिक्शन, ऐसा फ्रिक्शन जो कि फ्लो होने वाली चीज़ों में पाया जाता है। और ये जो वर्ड लिखा हुआ ना यहाँ पे फ्लूइड, ये हम दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो दो चीज़ें कौन सी हैं जिनके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इस वर्ड को, फ्लूइड को? वो है लिक्विड एंड गैस। तो तमाम के तमाम लिक्विड्स और गैसेस को जो कंबाइंड नेम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है फ्लूइड का। तो इसका मतलब क्या बन गया? इसका मतलब बन गया लिक्विड एंड गैस फ्लूइड कहलाते हैं। तो उनमें पाया जाने वाला फ्रिक्शन फ्लूइड फ्रिक्शन कहलाएगा। जैसा कि हम लोग ऑब्जर्व करते ही हैं कि अगर हम हवा है, हवा तेज चल रही है फॉर एग्जांपल, और हम मूव होने की कोशिश कर रहे हैं तो बाकायदा हमें ऐसा लगता है जैसे कि कोई फोर्स है जो हमें पुश कर रही है, रोक रही है। हालांकि वहाँ पे जो फ्रिक्शन है, जो मज़ाहमत है, जो रुकावट है, वो किसकी वजह से? वो रुकावट है उस हवा की वजह से जो हमारे बॉडी के अराउंड फ्लो कर रही होगी। ठीक है ना, अगर इस तरीके से एयर फ्लो कर रही है तो हमारे बॉडी के अराउंड जाएगी तो अपने आप हमें महसूस होगा कि यार कोई रुकावट है, कोई चीज़ हमें चलने से रोक रही है, और वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं ना, तो फ्लूइड फ्रिक्शन है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो एयर रेजिस्टेंस बोलेंगे, अदरवाइज एयर इज अ फ्लूइड, तो वो कौन सा फ्रिक्शन कहलाएगा? फ्लूइड फ्रिक्शन कहलाएगा। ऐसे ही पानी में भी होता है। पानी के अंदर आप स्विम कर रहे होगे तो ऑब्जर्व करोगे, और अगर आप नहीं स्विम कर रहे तो शिप को, उसको देखोगे, बोट है अगर फॉर एग्जांपल, तो बोट के मोशन में कुछ ना कुछ रुकावट होती है, जिस रुकावट को उसको किसी तरीके से पुश करके दूर किया जाता है। यानी कि पानी भी तो पुश कर रहा होता है जिसमें से गुजरती है जो बोट गुजरती है, तो यकीनन अराउंड जब पानी गुजरता है तो वो भी उसकी मुखालफत करता है मोशन की, वो भी किसके अंदर आएगा? वो भी आएगा फ्लूइड फ्रिक्शन में। सही है। और एक और बात है, आपको बताऊं, शायद आप लोगों ने ये वर्ड सुना हो, एरोडायनेमिक। एरोडायनेमिक का वर्ड शायद सुना हो, नहीं सुना तो अभी समझाते हैं एरोडायनेमिक होता क्या है। देखो, जो तमाम की तमाम जैसे रेस कार्स बनाई जाती हैं, तो रेस कार्स इस चीज़ को मद्देनजर रख के बनाई जाती हैं कि उसमें किसी तरीके से इस फ्लूइड फ्रिक्शन को मिनिमाइज किया जाए, कम से कम रखा जाए। ठीक है ना। और नॉर्मल कार्स के अंदर भी ख्याल रखा जाता है, लेकिन जो रेसिंग कार्स होती हैं उनमें ज़रा ज़्यादा ही ध्यान रखते हैं कि फ्लूइड फ्रिक्शन को मिनिमाइज करें। तो वो जो शेप बनाते हैं वो एरोडायनेमिक शेप बनाते हैं, यानी कि एक स्मूथ से कर्व्स आते हैं। देखो, जो कार्स वगैरह हैं उनमें ये जो कर्व होते हैं ये स्मूथ से होते हैं। अगर उसकी शेप कुछ इस किस्म की है, ठीक है ना, कार की, तो एयर अगर यहाँ से इस तरीके से ट्रैवल करती हुई आ रही है तो एरोडायनेमिक शेप बनाते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता, फिक्स नहीं होता, बल्कि ये स्मूथ से कर्व्स होते हैं। और स्मूथ से कर्व्स होने का फ़ायदा पता क्या होता है? यहाँ से जो एयर गुजरती है फिर वो यहाँ से ईजिली गुजर जाती है। ये एरोडायनेमिक शेप बनाई जाती है ज़्यादातर जो रेसिंग कार्स होती हैं या उन व्हीकल्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने तेज़ चलना है, उनकी तमाम की शेप जो है वो एरोडायनेमिक होगी, कर्व के अंदर होगी, ऑब्लिक नहीं होती, एकदम ऐसे ऐसे सीधी सीधी से नहीं होती। बाइक को देख लो, कार्स को देख लो, पुराने ज़माने में हो तो हो, लेकिन बहरहाल जो एरोडायनेमिक शेप से बनाई जाती हैं वो ऐसी होती हैं। अच्छा, कुछ में एरोडायनेमिक शेप नहीं बनाई जाती जानबूझ के, जिनको हम नहीं चाहते कि वो तेज़ चले। जैसे कि बसेस को हम नहीं चाहते कि वो तेज़ चले, ट्रक्स को हम नहीं चाहते कि वो तेज़ चले, तो उसके अंदर शेप ही एरोडायनेमिक बनाते हैं। उसके अंदर ये जो स्क्रीन होती है वो ऐसी नहीं होती है, बल्कि आप देखें तो उसके अंदर ऐसी होगी, ऑब्लिक। उससे क्या होगा कि हवा उससे टकराएगी और उसको स्लो रखेगी, क्योंकि आमतौर पे हम नहीं चाहते कि बसेस बहुत तेज़ चलें
क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा तेज़ चलेंगी तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा इनर्शिया पाया जाएगा और उसका रुकना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बसेस के एक्सीडेंट्स वगैरह इसी वजह से होते हैं कि उसमें ब्रेक लगा भी दो तो इनर्शिया की वजह से काफ़ी ज़्यादा आगे चली जाती हैं। तो बहरहाल ये मैं चाह रहा था कि आप लोग समझ जाओ फ्लूइड फ्रिक्शन की वजह से ही एरोडायनेमिक शेप का ख्याल रखा जाता है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या बनी? When a body moves through a fluid, किसी फ्लूइड के अक्रॉस मूव करती है, when a body moves through a fluid, then the resistance offered by the particles of fluid is called fluid friction। उसे कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। वो रेजिस्टेंस जो कि उस फ्लूइड के पार्टिकल्स ऑफर करते हैं उसे फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। पानी में ट्रेवल करने के दौरान, हवा में ट्रेवल करने के दौरान अगर हवा ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे नहीं, तो जहाज अगर उड़ रहे होते हैं तो जहाज की शेप को एरोडायनेमिक रखा जाता है ताकि जो एयर की रेजिस्टेंस है उसको कम से कम रखा जाए। तो ये सारी की सारी बात है फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात यह है कि फ्लूइड फ्रिक्शन को स्टडी किया गया कई तरीकों से, उसको मिनिमाइज करने के तरीकेकार बनाए गए। फ्लूइड फ्रिक्शन का एक फॉर्मूला ड्राइव किया गया जिसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सबसे पहले जिस साइंटिस्ट की हम बात करने वाले हैं उसी ने लॉ प्रेजेंट किया था और वो लॉ कहलाता है स्टोक्स लॉ। और मेन आप लोगों ने स्टोक्स लॉ को ही समझना है और फिर टर्मिनोलॉजीज आ जाएंगे कुछ, उनको आप समझ जाओगे। तो ये जो स्टोक ने क्या करा, स्टोक ने जो फ्लूइड फ्रिक्शन है उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला फाइंड करा, एक्सपेरिमेंटली साबित करा कि जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। और स्टोक्स लॉ स्पेसिफिकली बनाया गया स्फीयर पर। देखो अब अगर शेप्स डिफरेंट होती रहेंगी ना तो फैक्टर्स डिफरेंट होते रहेंगे, वैल्यूज डिफरेंट होती रहेंगी, फॉर्मूले डिफरेंट होते रहेंगे। तो जो फॉर्मूला स्टोक ने ड्राइव किया था वो किया था एक स्फीयर के लिए। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक ट्यूब है, अच्छा पहले इसका प्रैक्टिकल भी था, ये भी आप लोग ये बात बताऊं, पहले इसका प्रैक्टिकल था फर्स्ट ईयर के अंदर, प्रैक्टिकल करवाया जाता था और अब नहीं है फर्स्ट ईयर के अंदर। लेकिन कुछ किताबों के अंदर आप लिखा हुआ देखोगे स्टोक्स लॉ का प्रैक्टिकल है तो बिल्कुल इसी तरीके से ही हो रहा। उसके अंदर एक ट्यूब होती है और उस ट्यूब के अंदर ऑयल फिल किया हुआ होता है। ठीक है, ऑयल को इस वजह से फिल किया हुआ है कि वो विस्कस होता है, थोड़ा सा गाढ़ा सा होता है, तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होती है और स्टडी करना थोड़ा सा आसान होता है। इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें एक स्फीयर को ड्रॉप किया जा रहा है। ठीक है, तो जब स्फीयर यहाँ से गुजरेगा, जब स्फीयर यहाँ से गुजर रहा होगा तो यकीनन इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो रही होगी जब वो इस तरीके से पार्टिकल्स जा रहे होंगे, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो इसी तरीके से स्टोक ने जब स्टडी करा तो पता चला कि जो फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होती है, ड्रैग फोर्स, किसकी बात कर रहे हैं हम, फोर्स की बात कर रहे हैं। और ये फोर्स कौन सी फोर्स कहलाती है, ये कहलाती है ड्रैग फोर्स, जो कि एक्चुअली क्या है, फ्लूइड फ्रिक्शन। वही फोर्स है तो उसे ड्रैग फोर्स कहते हैं, क्योंकि ड्रैग हो रही है ना चीज़ें, जब इसमें से गुजरती है चीज़ तो ये इस तरीके से फोर्स अप्लाई करती हुई जाती है, जो ड्रैग फोर्स कहलाती है। तो ये जो फोर्स है स्टोक ने उसको प्रूव किया कि वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो वो बराबर होती है 6 पाई ईटा आर वी। ये फॉर्मूला है। स्टोक्स लॉ आम लॉस की तरह नहीं है कि उसकी कोई स्टेटमेंट हो, ठीक है, आप उसको स्टेट कर सकें। स्टोक्स लॉ बेसिकली एक मैथमेटिकल लॉ है। उस मैथमेटिकल लॉ की बात यह है कि जब उसने ड्राइव करा डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू, ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू जो फॉर्मूला फाइंड किया कि ये जो ड्रैग फोर्स है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो पता ये चला कि वो डिपेंड करती है इस फॉर्मूले पर, जिसमें क्या क्या आ रहा है, जिसमें आ रहा है 6 पाई ईटा और क्या आ रहा है, आर वी। अब 6 पाई तो चलो आपको पता ही है क्या चीज़ है, एफ में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ड्रैग फोर्स है। ईटा जो है, ईटा लिखा हुआ है, ये एन नहीं है, इस तरीके का बनता है, ये ईटा है, ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का टॉपिक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 में आएगा जब आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स पढ़ोगे ना, विस्कोसिटी। लेकिन खैर इसको भी मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। विस्कोसिटी किसे कहा जाता है, आर। आर उस स्फीयर का रेडियस है,
रेडियस ऑफ स्फीयर, वो जो स्फीयर है जिसको हम फेंक रहे हो, मैंने पहले ही बता दिया, ये लॉ सिर्फ और सिर्फ स्फीयर्स के ऊपर अप्लाई होता है। और v क्या है? v है स्पीड ऑफ स्फीयर, कि वो जो स्फीयर है वो कितनी स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा है, वो आ जाएगी वैल्यू ऑफ v। ठीक है, तो जो लिक्विड है या जो भी फ्लूइड है वो कितनी फोर्स अप्लाई करता है, तो वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। रेडियस जितना ज़्यादा होगा, यानी कि एरिया जितना ज़्यादा होगा स्फीयर का, ऑफ कोर्स उतनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगी, क्योंकि याद है कल वाली बात, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाली। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने बताया था फ्रिक्शन के हवाले से। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जितने ज़्यादा होंगे फ्रिक्शन उतनी ज़्यादा होगी। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही है, जितना रेडियस ज़्यादा होगा स्फीयर का उतना एरिया ऑफ स्फीयर ज़्यादा होगा, और जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में आएगा। किसके साथ? उतना ही ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में आएगा फ्लूइड के साथ, तो ऑफ कोर्स फ्लूइड फ्रिक्शन बढ़ जाएगी। स्पीड ऑफ स्फीयर पर डिपेंड करता है। स्पीड कल वाली बात, मतलब वही लास्ट लेक्चर वाली बात। फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, आप अपनी फोर्स कम रखें फ्रिक्शन कम रहेगी, फोर्स को बढ़ाएं फ्रिक्शन बढ़ेगी। अब अगर एक स्फीयर स्लो मूव कर रहा है तो जो पार्टिकल्स ड्रैग हो रहे होंगे उसके इर्द गिर्द कम फोर्स अप्लाई करेंगे, जितना तेजी से मूव होगा उतने ज्यादा पार्टिकल्स ड्रैग होंगे, उनमें से गुजरना पड़ेगा, तो अपने आप जो ड्रैग फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यानी कि फ्लूइड फ्रिक्शन बढ़ जाएगी। रेडियस ज्यादा तो एरिया ज्यादा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाली कहानी हो गई। और स्पीड ज्यादा तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन ही यही है कि उसका काम है मुखालफत करना। तो जब ज्यादा रफ्तार तो मुखालफत ज्यादा, जब रफ्तार कम तो मुखालफत कम। और ये जो आ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अगर आप नहीं जानते तो विस्कोसिटी कहते हैं बेसिकली, विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है जो कि लेयर्स ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड की लेयर्स के दरमियान में पाई जाती है। अगर लिक्विड की एक लेयर दूसरी लेयर पर मूव होने की कोशिश करती है तो लिक्विड की दो लेयर्स के दरमियान में जो फ्रिक्शन पाया जाता है, जो अपोजिशन पाई जाती है, उसे कहते हैं विस्कोसिटी। और विस्कस होना यानी कि गाढ़ा होना। ठीक है, विस्कस होना, गाढ़ा होना। विस्कोसिटी जो है ना वो अपोज करती है फ्लो को। कैसे फ्लो को अपोज करती है? जैसे पानी जब मूव करता है तो उसके लेयर्स के दरमियान में थोड़ी कम रेजिस्टेंस पाई जाती है, तो पानी का फ्लो तेजी से हो सकता है। ठीक है ना, अगर मिसाल के तौर पे एक आपके पास इंक्लाइन सरफेस है, उस पर आप लोगों ने 3 किस्म के लिक्विड्स को गिराया, तो जैसे ही आपने पानी को गिराया तो पानी तेजी के साथ ट्रेवल कर जाएगा, क्योंकि पानी कम विस्कस है, कम गाढ़ा है। इसी लिहाज से अगर ऑयल की बात करें तो ऑयल की विस्कोसिटी ज़्यादा है तो वो थोड़ा रुक के जाएगा। इसी तरीके से अगर हनी की बात की जाए, शहद की बात की जाए, तो शहद की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो आप देखोगे जो सबसे स्लो मूव करेगा, फ्लो करेगा, वो कौन करेगा? शहद करेगा। तो ये चीज़ जो है ना, ये बाकायदा उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, उस फ्लूइड की प्रॉपर्टी है जिसके अंदर वो स्फीयर मूव हो रहा है। तो आप ये समझ जाइए कि जो ड्रैग फोर्स है, जो कि अप्लाई होने वाली फोर्स है, उसके 2 फैक्टर्स तो स्फीयर पे डिपेंड कर रहे हैं और एक डिपेंड कर रहा है फ्लूइड के ऊपर, कि उस फ्लूइड की विस्कोसिटी कितनी है, मतलब कि वो कितना गाढ़ा है, या उसकी लेयर्स के दरमियान में कितनी फ्रिक्शन पाई जाती है। ठीक है भाई, समझ के बाद? यानी कि हनी से मूव कराने की कोशिश करो, बहुत मुश्किल से होगा। चमचा बड़ी मुश्किलों से जाता है फ्लूइड, उसके अंदर, हनी के अंदर, शहद के अंदर। ऑयल के अंदर थोड़ा सा आसानी होती है, पानी में बिल्कुल ही आसानी होती है। एयर में, एयर की तो और ही कम है विस्कोसिटी, एयर के अंदर से हम इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, पानी में डिफिकल्टी होती है, हनी में से हम ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे। शहद के अंदर अगर हम ट्रैवल करने लगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ड्रैग फोर्स बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा इससे आगे बात करते हैं, क्योंकि और भी कुछ बातें समझनी है स्टोक्स लॉ से रिलेटेड। कितनी फोर्सेस लग रही होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, अगर वो जा रहा होता है नीचे की तरफ, इस तरीके से अगर मूव कर रहा है तो कितनी फोर्सेस लग रही होती हैं? मिसाल के तौर पे अगर एक स्फीयर है और वो किसी भी फ्लूइड के अंदर नीचे की तरफ जा रहा है, तो वेट तो डाउनवर्ड एक्ट करता है। ठीक है, और फ्लूइड फ्रिक्शन की क्या डायरेक्शन होगी? फ्लूइड फ्रिक्शन इसे कहाँ ले जा रही होगी? यकीनन वो उसकी मुखालफत में उसे ऊपर की तरफ लेके जा रही होगी। ये किसकी डायरेक्शन होगी? ये डायरेक्शन होगी फ्लूइड फ्रिक्शन की। वेट आ गया, फ्लूइड फ्रिक्शन आ गया। अब एक और चीज़ यहाँ पर, एक और फोर्स है जो मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़ी थी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, वो भी ऊपर की तरफ अप्लाई होती है, वो कहलाती है अपथ्रस्ट। W तो आपको पता है किसको शो कर रहा है? W शो कर रहा है उस स्फीयर के वेट को, या उस बॉडी के वेट को। U किसे शो कर रहा है? ये शो कर रहा है अपथ्रस्ट को, और ये तो आपको पता ही है ड्रैग फोर्स है। अब ये अपथ्रस्ट क्या होती है भाई?
थ्रस्ट फोर्स को कहते हैं, और अप यानी कि ऊपर की तरफ, उछाल कहते हैं इसको उर्दू में, उछाल की कुव्वत। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड में जाना चाहता है तो एक फोर्स उसे ऊपर की तरफ पुश करती है। जैसे कि आप अगर स्लाइड करते करते या जंप कर लो, चलो डाइव करो, अगर आप स्विमिंग पूल के अंदर डाइव करोगे तो डाइव करने के बाद जो ऊपर आ रहे हैं वो आ रहे हैं अप थ्रस्ट की वजह से, क्योंकि जो फोर्स अप्लाई होती है वो ऊपर की तरफ लेके जाती है। या इस तरीके से कह लो, अगर चीज़ें डूब रही हैं तो वेट नीचे लेके जा रहा है, और जो चीज़ें तैर रही होती हैं ऊपर जो आराम से तैरती रहेंगी वो एक्चुअली किस फोर्स की वजह से होगा, वो होगा अप थ्रस्ट की वजह से। ठीक है, कौन सी वाली? अच्छा, एक और बात, ड्रैग फोर्स और अप थ्रस्ट डिफरेंट फोर्स है, मैं समझाता हूँ। ये आ गई लिक्विड की सरफेस, यहां पर आ गए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब यहां पर अगर कोई भी पार्टिकल मूव करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो एक तो रेजिस्टेंस है जो इसके दरमियान से गुजरने की वजह से हो रही है, यानी कि अगर एक स्फीयर नीचे की तरफ जा रहा है तो मॉलिक्यूल जो यहां से गुजर रहे हैं वो ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये फ्रिक्शन है। अप थ्रस्ट एक डिफरेंट फोर्स है, जो कि नीचे जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं सारे के सारे वो इसे ऊपर की तरफ करके रख रहे हैं, वो फ्रिक्शन नहीं है। देखो, कुछ चीजें पानी के अंदर तैर रही हैं, कुछ डूब रही हैं, सही है, कुछ चीजें पानी के अंदर तैर रही हैं, कुछ डूब रही हैं। कौन डूब रहा है कौन नहीं डूब रहा वो अप थ्रस्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे? अगर इस डस्टर को ऐसे करके पानी के ऊपर रखूं तो आप देखोगे कि इतने सारे मॉलिक्यूल होंगे जो ऊपर की तरफ धक्का दे रहे होंगे, अप थ्रस्ट ज्यादा होगी। ऐसे करूंगा तो क्या होगा, इतने से मॉलिक्यूल होंगे जो ऊपर की तरफ ऐसे पुश कर रहे होंगे, तो अप थ्रस्ट क्या होगी, कम होगी। लेकिन उससे फ्लूइड फ्रिक्शन का कुछ लेना देना नहीं, फ्लूइड फ्रिक्शन तो उतनी की उतनी रही। असल में अप थ्रस्ट ये है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑब्जेक्ट को क्यों आने दें अपने दरमियान में। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में कुछ तो आपस में अट्रैक्शन होती है, तो वो उसको ऊपर की तरफ पुश करके रखते हैं, वो फोर्स कहलाती है अप थ्रस्ट। और इसी अप थ्रस्ट की वजह से कश्तियां तैर सकती हैं। कश्तियों को जानबूझ के इस तरीके से थोड़ा सा फैला सा बनाया जाता है ताकि ज्यादा मॉलिक्यूल कश्ती के नीचे जमा हो और उसको ऊपर की तरफ पुश करके रखें। लेकिन वो फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन तब होगी जब कश्ती चलना शुरू होगी तो पानी उसे पुश कर रहा होगा। ठीक है, फ्रिक्शन जरूरी नहीं है कि वो ऊपर की तरफ ही हो। ये तो हम ऑब्जेक्ट को नीचे मूव करा रहे हैं तो फ्रिक्शन ऊपर जा रही है। कश्ती वाली मिसाल के अंदर अप थ्रस्ट अभी भी अप है, लेकिन अगर कश्ती इस तरीके से ट्रेवल कर रही है तो फ्रिक्शन ऐसे होगा, क्योंकि फ्रिक्शन मोशन की मुखालफत करती है। समझ गए ना बात? अब ये नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर जा रही है, ये ऐसे जा रहा होता है किसी लिक्विड में तो फ्रिक्शन ऐसे जा रही होती है। तो अप थ्रस्ट और फ्लूइड फ्रिक्शन दो डिफरेंट फोर्सेस हैं और अलग अलग काम करती हैं, और यहाँ पे तो इत्तेफाक से एक दूसरे को सपोर्ट ही कर रही हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और अप थ्रस्ट और फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। अच्छा, शुरू में पता क्या होता है, जब किसी बॉडी को लिक्विड में या फ्लूइड में हम डिप करें तो ये बात तो आप जानते हो कि चीजें जब यहां से मैं ड्रॉप कर रहा हूं तो VI कितना होता है, VI होता है 0 के बराबर, और जितनी देर होती रहती है नीचे जाते जाते ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। अगर किसी चीज को हम ड्रॉप करेंगे तो नीचे जाते जाते स्पीड क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, 9.8 हर सेकंड के अंदर बढ़ती रहेगी। तो ये बात कंफर्म है कि नीचे गिरने के दौरान स्पीड क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो अगर स्पीड बढ़ती रहती है तो फ्लूइड फ्रिक्शन भी क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। वो मैंने यहाँ पे भी समझा दिया कि स्पीड जितनी ज्यादा होगी फ्लूइड फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा। देखो, एक खास टाइम होगा जिस टाइम के ऊपर, अब देखो, ना बॉडी का वेट चेंज हो रहा है, ना बॉडी का वेट चेंज हो रहा है, ना अप थ्रस्ट चेंज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या चीज चेंज हो रही है, फ्लूइड फ्रिक्शन। और देख लो, वेट एक्चुअली बराबर किसके होगा, वेट बराबर होगा U प्लस F के। अगर दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, अगर दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं तो U और F ऊपर जा रहे हैं, वेट नीचे जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। या अगर फ्लूइड फ्रिक्शन की बात की जाए तो W किसके बराबर आ जाएगा, W बराबर आ जाएगा, सॉरी F बराबर आ जाएगा W माइनस U के। तो जो फ्लूइड फ्रिक्शन है ना, तो जब भी कोई बॉडी गिर रही होती है तो हमेशा W माइनस U के बराबर होता है। ठीक है, अब मैं आपको क्या बात कह रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब कोई बॉडी ड्रॉप होती है तो स्पीड कम होती है, स्पीड कम होती है तो फ्रिक्शन कम होती है, फ्लूइड फ्रिक्शन या ड्रैग फोर्स कम होती है। लेकिन जैसे जैसे बॉडी नीचे जाती रहेगी उसकी स्पीड क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और बढ़ते 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 स्पीड बढ़ती रहेगी तो फ्लूइड फ्रिक्शन बढ़ता रहेगा।
एक वक्त ऐसा आएगा जब फ्लूइड फ्रिक्शन और W माइनस यू एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, एक खास वक्त की बात बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला हर जगह पे अप्लाई नहीं होगा। ये कब अप्लाई होगा? जब फ्लूइड फ्रिक्शन बढ़ते 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 किसके बराबर हो जाए? W माइनस यू के बराबर हो जाए। तो इस वक्त जो बॉडी है उसकी स्पीड हो जाती है कांस्टेंट और उसे कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ये कहलाती है टर्मिनल वेलोसिटी, या स्पीड के तौर पे कहोगे तो ये कहलाएगी टर्मिनल स्पीड। ऐसा कब होता है? जब फ्लूइड फ्रिक्शन बैलेंस करने लगे किस चीज को? W माइनस यू को। जैसे कि पैराशूट के टाइम होता है, पैराशूट के टाइम ऐसे ही होता है। ठीक है, या मैं आपको स्काई डाइविंग की एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने अक्सर स्काई डाइवर्स को देखा होगा। स्काई डाइवर क्या करते हैं? डाइव करते हैं, और डाइव करते करते एक वक्त ऐसा आता है कि ऐसा लगता है वो जैसे रुके हुए हैं। पहले तो गिर रहे होते हैं, जब भी कोई स्काई डाइविंग करता है मूवीज वगैरह में देखा ही होगा, तो जब वो डाइव करते हैं तो पहले तो बहुत तेजी के साथ नीचे गिर रहे होते हैं, लेकिन एक खास टाइम आने के बाद ऐसा लगता है उनको देखे जैसे कि वो रुके हुए हैं, क्योंकि वो उस वक्त कांस्टेंट स्पीड के साथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। वो जो कांस्टेंट स्पीड है वो कौन सी स्पीड होती है? टर्मिनल स्पीड या टर्मिनल वेलोसिटी। जब उन्होंने जंप करा, VI से जंप करा, नीचे आते आते स्पीड क्या होती रहेगी? इंक्रीज होती रहेगी। जब स्पीड इंक्रीज होती रहेगी तो फ्लूइड फ्रिक्शन भी क्या होता रहेगा? इंक्रीज होता रहेगा। और फ्लूइड फ्रिक्शन बढ़ते 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 जैसे ही वो W माइनस यू को बैलेंस कर देगा, जैसे ही वो W माइनस यू को बैलेंस करेगा, वैसे ही आप क्या देखेंगे? बॉडी की स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, और वो कौन सी कहलाती है? वो टर्मिनल स्पीड या टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन में ही आने वाला एक कॉन्सेप्ट था, और साइंटिफिक रीजन कि स्काई डाइविंग के पीछे क्या साइंटिफिक फिनोमेना है, या स्काई डाइविंग साइंटिफिकली कैसे पॉसिबल है, कोई खतरा तो नहीं है। तो बात ये है कि होता ये है कि फ्लूइड फ्रिक्शन W माइनस यू को बैलेंस करता है, तो उस वक्त बॉडी मूव होना शुरू हो जाती है विद कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी, और उसे हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ऐसा आप देख सकते हो इस प्रैक्टिकल के अंदर भी। स्फीयर को ड्रॉप करोगे यहाँ से यहाँ तक, फॉर एग्जांपल तेज चल रहा है, लेकिन फिर एक वक्त आएगा जैसे ही स्पीड बैलेंस करना शुरू हो जाएगी, वैसे ही आप देखेंगे कांस्टेंट स्पीड के साथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। स्काई डाइविंग में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। पैराशूट वाला मामला भी कुछ ऐसा ही है। तो जहाँ पर फ्लूइड फ्रिक्शन की बात होती है वहाँ पे हम इस स्टोक्स लॉ को लाजमी तौर पे डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गई सारी